My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, दैट इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। और क्लास के अंत में आज की क्लास के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी हम अभ्यास करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वह यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है। इसमें किसी तात्कालिक समस्या का निदान व समाधान विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। ध्यान दीजिए, जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है, एक परिस्थितिगत अनुसंधान है या सिचुएशनल रिसर्च होता है। अर्थात जिस भी सिचुएशन में हम होते हैं उस सिचुएशन में जो उस समय समस्याएं आ रही होती हैं या हमारे समक्ष जो भी समस्याएं दृष्टिगत होती हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। इसमें किसी तात्कालिक समस्या का निदान व समाधान विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात उस विशिष्ट परिस्थिति में जो तात्कालिक समस्याएं आती हैं उन्हीं समस्याओं का हम सबसे पहले निदान करते हैं और उसके बाद उसका हम समाधान करते हैं एक्शन रिसर्च के द्वारा। सो एक्शन रिसर्च इज एक्चुअली सिचुएशनल रिसर्च वर्क। इन दिस research, any immediate problem is diagnosed and solved in the context of a specific situation. Now, the next point, second point, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रवृत्ति अन्य अनुसंधानों की तुलना में अपेक्षाकृत कम औपचारिक तथा लचीली होती है। ध्यान दीजिए, जो फंडामेंटल रिसर्च होता है हमारे मौलिक अनुसंधान होता है उससे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च होते हैं, एक्शन रिसर्च के जो ट्रेंड्स होते हैं वह जो है उसके कंपैरिजन में कम औपचारिक और होती है और लचीली होती है। अर्थात लेस फॉर्मल होता है और फ्लेक्सिबल रिसर्च होता है एक्शन रिसर्च इन कंपैरिजन टू द फंडामेंटल रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च ट्रेंड्स आर लेस फॉर्मल and flexible is compared to the other research work। तो ये सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही। नेक्स्ट जो तीसरी विशेषता इसकी है वो यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यमान परिस्थिति में सुधार लाना होता है जिससे उसे अधिक उपयोगी एवं बेहतर बनाया जा सके। ध्यान दीजिए, जिस भी परिस्थिति में होते हैं या जो भी तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं उन तात्कालिक परिस्थितियों में जो हमें समस्याएं दिखाई देती हैं उन समस्याओं का हम समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं और इसका जो उद्देश्य होता है उस विद्यमान परिस्थिति में क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना या सुधार लाना जिससे उससे हम और अधिक यूजफुल बना सकें और अधिक बेहतर बना सकें और अधिक उसको हम उपयोगी बना सकें। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिचुएशन so that it can be made more useful and better. Now the fourth characteristics is क्रियात्मक अनुसंधान के लिए चयनित की जाने वाली समस्या का स्वरूप स्पष्ट तथा स्थूल होता है। ध्यान दीजिए, जो भी एक्शन रिसर्च के प्रॉब्लम्स हम लेते हैं वो एक्शन रिसर्च के प्रॉब्लम्स हमारे सामने एकदम क्लियर होते हैं, एकदम कंक्रीट होते हैं, एकदम स्पष्ट होते हैं। अर्थात वो समस्या जो है किसी से छिपी नहीं होती है, सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जिन भी समस्याओं का हम चयन करते हैं वे समस्याएं जो होती हैं वह इस तरह की होती हैं कि वह
एकदम से स्पष्ट होती हैं और पूरी तरह से स्थूल होती हैं। द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम सिलेक्टेड फॉर एक्शन रिसर्च इज क्लियर एज वेल एज इज कॉन्क्रीट। नाउ द नेक्स्ट, द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज, पांचवा जो इसकी विशेषता है वह यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या के प्रत्याशित परिणाम के रूप में परिकल्पना की रचना की जाती है, जिसे क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो उस रिसर्च वर्क में हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान में हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम एक्शन रिसर्च हाइपोथेसिस या एक्शन हाइपोथेसिस या क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं। और जो क्रियात्मक परिकल्पना होती है, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारी समस्या होती है, उस समस्या के क्या एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं या क्या प्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, उन प्रत्याशित परिणाम के रूप में हम परिकल्पना की रचना करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या के प्रत्याशित परिणाम के रूप में परिकल्पना की रचना की जाती है, या उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके आधार पर कि क्या क्या एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हैं उसकी हम रचना करते हैं। उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस की रचना करते हैं और इस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक परिकल्पना या एक्शन हाइपोथेसिस नाम देते हैं। इन एक्शन रिसर्च द हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड एज एन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड द एक्शन हाइपोथेसिस। अगली जो विशेषता है वह यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान की जो डिज़ाइन होता है, जो अविकल्प होता है, वह उसमें लचीलापन होता है, जिससे क्या कर सकते हैं कि उसमें हम परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार चेंजेज ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करके उसको हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के अविकल्प में लचीलापन होता है, जिससे उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उसको अनुकूल बनाया जा सके। ठीक है, तो लचीलापन होता है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है अडाप्ट कर सकते हैं, उसमें हम अनुकूलन कर सकते हैं। सो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइन ऑफ एक्शन रिसर्च सो दैट इट कैन बी अडॉप्टेड बाय मेकिंग चेंजेस एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो अगली विशेषता है, सेवंथ वन, जो सातवीं विशेषता वो यह कहती है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, जो एक्शन रिसर्च होता है, इसमें जो समय लगता है, दैट इज अवधि या ड्यूरेशन जो होता है, इसमें जो लेबर या व्यय लगता है और इसमें जो श्रम लगता है और व्यय लगता है, मीन्स जो धन का खर्च होता है, वो फंडामेंटल रिसर्च की तुलना में बहुत ही कम होता है। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि, व्यय तथा श्रम जो है वो अपेक्षाकृत मौलिक अनुसंधान की तुलना में बहुत कम होता है। और साथ ही साथ इसमें जो है एक से अधिक रिसर्चर एक साथ काम करते हैं। इसमें प्रायः जो है क्या है, सहयोगात्मक ढंग से अनेक अभ्यासकर्ता सहभागिता करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रिसर्चर किसी एक टॉपिक पे काम करे, एक से अधिक रिसर्चर या एक से अधिक अभ्यासकर्ता मिल करके सहयोगात्मक ढंग से एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें आई, एक तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो ड्यूरेशन होती है, जो इसमें लेबर होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो फंडामेंटल रिसर्च की तुलना में कम होता है। और इसमें प्रायः जो है एक से अधिक जो है रिसर्चर आपस में सहयोगात्मक रूप से पार्टिसिपेट करके कोलैबोरेटिव मैनर में क्या करते हैं, रिसर्च का कार्य पूरा करते हैं। सो इन दिस वे द सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स इज the duration, expense and labor of action research is relatively less and many practitioners often participate in it collaboratively। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव मैनर से, कोलैबोरेटिवली जो है इसमें एक से अधिक या मेनी प्रैक्टिशनर्स जो है आपस में मिलकर के एक्शन रिसर्च का कार्य कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज एट्थ वन, क्रियात्मक अनुसंधान की जो मूल प्रवृत्ति है दैट इज द सेल्फ इवेल्युएशन या स्वमूल्यांकन की होती है, जिसमें अभ्यासकर्ता स्वयं के कार्यों व योजनाओं का मूल्यांकन करता है। ध्यान दीजिए, एक्शन रिसर्च के अंतर्गत जो रिसर्चर होता है, जो अभ्यासकर्ता होता है, वही अपने कार्यों और योजनाओं का मूल्यांकन करता है। वही जो भी एक्शन हाइपोथेसिस बनाया होता है, उस एक्शन हाइपोथेसिस पे जो कार्य करता है या जो भी प्लान किया होता है एग्जीक्यूट करने के, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो इवैल्यूएशन है वह खुद वही करता है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन यहाँ पे किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो मूल प्रवृत्ति वो क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन की होती है। इसमें जो रिसर्चर है, जो अभ्यास करता है, वही स्वयं अपने
कार्यों और योजनाओं का मूल्यांकन करता है। द बेसिक इंस्टिंक्ट और टेंडेंसी ऑफ एक्शन रिसर्च इज सेल्फ इवेल्युएशन इन विच द प्रैक्टिशनर्स इवेलुएट्स हिज ओन एक्शंस एंड प्लान्स। अर्थात जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होता है या बेसिक जो टेंडेंसी होती है एक्शन रिसर्च की, इसमें क्या है, दैट इज द सेल्फ इवेल्युएशन। बेसिक इंस्टिंक्ट और बेसिक टेंडेंसी ऑफ एक्शन रिसर्च इज सेल्फ इवेल्युएशन इन विच द प्रैक्टिशनर्स इवेलुएट्स हिज ओन एक्शन एंड प्लान्स। तो प्रैक्टिशनर्स जो होता है वो अपने खुद के एक्शन और खुद के प्लान को खुद से ही इवेलुएट कर रहा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपकी 8वीं विशेषता हो गई। नेक्स्ट जो 9वीं विशेषता है, 9th वन, वो आपकी स्क्रीन पर है। दैट इज क्रियात्मक अनुसंधान में सिद्धांत निरूपण अथवा सार्वभौमिक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं किया जाता है, वरन इसके परिणामों का समानांतर सामान्यीकरण ही कुछ सीमा तक संभव होता है। ध्यान दीजिए, जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च होता है वहाँ पे हमारा जो फोकस होता है, बल होता है, वो बल होता है थ्योरी के फॉर्मुलेशन पर, वहाँ पे यूनिवर्सल जनरलाइजेशन पर बल होता है। लेकिन जो एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें सिद्धांत निरूपण या सार्वभौमिक सामान्यीकरण पर बल हम नहीं देते हैं, इस पर हम बहुत अधिक प्रयास नहीं करते हैं। तो सिद्धांत निरूपण या सार्वभौमिक सामान्यीकरण करने का प्रयास बहुत अधिक नहीं किया जाता, बल्कि हम इसमें क्या करते हैं, इसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी इसके परिणाम आते हैं, उनका समानांतर सामान्यीकरण ही कुछ सीमा तक संभव होता है। अर्थात अगर वैसी ही परिस्थितियां किसी अन्य के समक्ष हैं तो हो सकता है कि उसका जो भी हमने यहाँ पे रिसर्च किए जो भी परिणाम आए, उस तरह के परिणाम या उस तरह की रिसर्च आपके यहाँ भी आ सकते हैं। अर्थात इसका जो है समानांतर सामान्यीकरण कुछ सीमा तक होता है। लेकिन जिस तरह से फंडामेंटल रिसर्च में पूरा का पूरा रिसर्च का जो फोकस होता है वो सिद्धांत निरूपण और सार्वभौमिक सामान्यीकरण होता है, ऐसा एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं होता है। इन एक्शन रिसर्च नो अटेम्प्ट इज मेड टू फॉर्मुलेट थ्योरी और मेक यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, रेदर ओनली हॉरिजॉन्टल जनरलाइजेशन ऑफ इट्स रिजल्ट इज पॉसिबल टू सम एक्सटेंट। तो क्या करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल जनरलाइजेशन हो पाता है, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन एक्शन रिसर्च में नहीं होता है। तो ये रही 9वीं विशेषता। नेक्स्ट जो 10वीं विशेषता है वो आपकी स्क्रीन पर है, 10th वन। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं कराए जाते हैं, वरन समरूप व सहयोगी संस्थाओं के अभ्यासकर्ताओं में संचरित किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो पिछला वाला हमारा पॉइंट था उसी से रिलेटेड है कि चूंकि एक्शन रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं उसका हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उसका हम सार्वभौमिक सामान्यीकरण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम होते हैं इसको हम औपचारिक रूप से पब्लिश नहीं करते हैं, औपचारिक रूप से फॉर्मल रूप से इसको हम पब्लिश नहीं करते हैं, बल्कि करते क्या है कि जो भी उसके समान या उसकी जो सहयोगी संस्थाएं होती हैं उनके अभ्यासकर्ताओं को, उनके रिसर्चर को हम इसको कम्युनिकेट कर देते हैं कि, या उनको हम सर्कुलेट कर देते हैं कि इस तरह की परिस्थिति में इस तरह के अगर हम योजनाएं बनाएं तो वहाँ पे हमको सफलता या सुधार हो सकता है। तो क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम जो है वो मुख्य रूप से औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं कराए जाते हैं, वरन क्या किया जाता है, जो उसकी सहयोगी और समरूप संस्थाएं होती हैं उनके साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं उनके अभ्यासकर्ताओं या रिसर्चर के साथ। So the results of action research are not formally published but circulated among the practitioners of similar and affiliated institutions. Now the next जो अगली विशेषता है वो यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता की सामर्थ्य में अवृद्धि करने में सहायक होते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो उस एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था होता है, उसकी कार्य पद्धति में सुधार आता है, जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निवारण होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के क्या होता है, संस्था का उन्नयन होता है और साथ ही साथ जो रिसर्चर होता है, जो अभ्यासकर्ता होता है, उसकी भी सामर्थ्य में अवृद्धि होती है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि जो उसके समक्ष समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का वह समाधान
कैसे कर सकता है और उन समस्याओं का समाधान करके वो अपनी जो है योजना में सुधार लाता है और अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता की सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन रिसर्च आर हेल्पफुल इन upgrading the organization and increasing the capability of the practitioners or researchers. Now the next जो अगली विशेषता है वह यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित चरों एवं उनके प्रकार्यात्मक स्वरूप के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए, जो एक्शन रिसर्च होता है, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो उसके परिणाम आते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि वे विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित चरों और उनके प्रकार्यात्मक स्वरूप के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अर्थात जो एक्शन रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं, वे रिजल्ट्स जो है हमें उसी से संबंधित, उसी के समान विभिन्न परिस्थितियों में हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं कि जो भी समस्याएं आती हैं उस तरह की या उस तरह की जो समान समस्याएं होती हैं, उन समान समस्याओं का हम क्या समाधान कर सकते हैं, कैसे उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरिएबल्स रिलेटेड टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड देयर फंक्शनल नेचर। एंड नेक्स्ट वन जो 13th है, अगली विशेषता है, वह यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की स्थिति में सुधार लाने की एक विधि है। कोरे की इस अवधारणा का केंद्र बिंदु जो था वो विद्यालय सुधार था। इसके द्वारा विद्यालय की छोटी छोटी समस्याओं को हल किया जाता है। ध्यान दीजिए, चूंकि हम सभी लोग एक्शन रिसर्च की जो बात कर रहे हैं वो स्कूल के रेफरेंस में करते हैं, तो जो क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जा रही है वह क्या है, विद्यालय की स्थिति में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। विद्यालय की स्थिति में सुधार लाना, विद्यालय की स्थिति में सुधार लाने की एक विधि है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। और इसके जो जनक है स्टीफन एम कोरी, उनकी भी जो अवधारणा रही है, जो कंसेप्ट रहा है एक्शन रिसर्च का, वह भी क्या रहा है, विद्यालय सुधार ही रहा है। तो कोरे की इस अवधारणा का केंद्र बिंदु भी क्या था, विद्यालय सुधार था। तो एक्शन रिसर्च के द्वारा जो विद्यालय की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम हल करते हैं और विद्यालय की परिस्थितियों में सुधार लाते हैं। तो एक्शन रिसर्च इज अ मेथड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द स्कूल। क्या करना है, कंडीशंस ऑफ द स्कूल जो है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। द फोकस ऑफ कोरीज कंसेप्ट वाज स्कूल रिफॉर्म। और जो स्टीफन एम कोरी का जो कंसेप्ट था एक्शन रिसर्च का, दैट वाज स्कूल रिफॉर्म। सो थ्रू दिस और थ्रू द एक्शन रिसर्च स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल्स आर सॉल्व्ड। ये रही आपकी 13th या 13वीं विशेषता। और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, 14वीं विशेषता है, 14th कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसको हम क्रमशः 2 पक्षों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को क्रमशः 2 पक्षों में बांटा जा सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 एस्पेक्ट्स सिक्वेंसली। इसके जो पक्ष हैं क्रियात्मक अनुसंधान के, एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन रिसर्च है, वो पहला जो है, द फर्स्ट वन, दैट इज द डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट या निदानात्मक पक्ष होता है। और दूसरा जो होता है दैट इज द उपचारात्मक पक्ष या क्यूरेटिव एस्पेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसा नाम से ही क्लियर है, डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव या निदानात्मक पक्ष और उपचारात्मक पक्ष। तो जब हम एक्शन रिसर्च कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो समस्या होती है उन समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो पक्ष है उसमें पहला है निदानात्मक पक्ष या डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट और दूसरा है उपचारात्मक पक्ष या क्यूरेटिव एस्पेक्ट। निदानात्मक पक्ष जो होता है वो समस्या उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी कारणों को खोजता है, अर्थात उसका हम निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि वास्तव में जो समस्या है वो क्यों उत्पन्न हुई है। और जबकि जो उपचारात्मक पक्ष होता है वो क्या करता है, उस समस्या को दूर करने के उपाय को सुलझाता है। तो ध्यान दीजिए, 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो है डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट, एक इसमें क्या करते हैं हम जो भी समस्या है उस समस्या को उत्पन्न होने के कारणों को हम खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई है। और जब हम उस समस्या के उत्पन्न होने के कारणों को जान लेते हैं तो फिर हम उसका
उपचार करने का प्रयास करते हैं और उपचार करने में क्या करते हैं, उस समस्या को दूर करने के उपाय हम सुझाते हैं एक्शन रिसर्च के द्वारा। तो इस तरह से मुख्य रूप से दो एस्पेक्ट हुए, निदानात्मक पक्ष और उपचारात्मक पक्ष। निदानात्मक पक्ष में क्या करते हैं, हम समस्या के उत्पन्न होने वाले कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं और उपचारात्मक पक्ष में उस समस्या को दूर करने के उपाय सुझाते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। द डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स finds the reasons responsible for the problems, while the curative aspect suggests solutions to overcome that problem। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में चर्चा कर लिया है। और अब हम इसी के आधार पर आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे। इस तरह से हम एक अभ्यास करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और ये जो भी MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो आज की क्लास पर आधारित होंगे। इसके आंसर्स आप अपने चैट बॉक्स में टाइप करके दे भी सकते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रवृत्ति अन्य अनुसंधानों की तुलना में होती है। क्या होती है? औपचारिक फॉर्मल होती है, लचीली फ्लेक्सिबल होती है। बोथ औपचारिक एंड तथा लचीली अर्थात फॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल होती है और अपेक्षाकृत कम औपचारिक तथा लचीली होती है, कंपैरेटिवली लेस फॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अपेक्षाकृत कम औपचारिक तथा लचीली, इन कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल एंड लेस फॉर्मल। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, क्रियात्मक अनुसंधान के अविकल्प में होता है। क्या होता है? लचीलापन होता है, कठोरता होता है, लचीलापन और कठोरता दोनों होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान का जो डिजाइन होता है उसमें क्या होता है? लचीलापन होता है, जिससे हम परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम सहायक होते हैं। संस्था के उन्नयन में सहायक होते हैं, अभ्यासकर्ता की सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं, संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता की सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने में मीन्स दोनों है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्रियात्मक अनुसंधान के जो परिणाम होते हैं वे संस्था के उन्नयन में और अभ्यासकर्ता के सामर्थ्य की अभिवृद्धि करने दोनों में सहायक होते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि व्यय तथा श्रम होता है, अधिक होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो एक्शन रिसर्च में जो टाइम लगता है, जो एक्सपेंस होता है, जो लेबर होता है, वो फंडामेंटल रिसर्च के कंपेरिजन में क्या होता है? कंपेरेटिवली लेस होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान में क्या करने का प्रयास किया जाता है? यानी ऑप्शन सारे सिद्धांत निरूपण का, दैट इज थ्योरी फॉर्मुलेशन का, सार्वभौमिक सामान्यीकरण करने का, दैट इज यूनिवर्सल जनरलाइजेशन का, सी है उपयुक्त दोनों का, एंड डी है उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्शन रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च में ना तो हम थ्योरी फॉर्मुलेशन या सिद्धांत निरूपण पर बल देते हैं और ना ही सार्वभौमिक सामान्यीकरण पर बल देते हैं। सो इन दिस वे यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, यही सही होगा। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद उसके आधारित इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी अभ्यास किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे, वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से ढूंढ पाएँ, सर्च कर पाएँ
और उनको देख पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना हुआ है, घंटी का आकार बना है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।